शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे कर लेते हैं। 8वां वेतन आयोग कैबिनेट में नहीं था, प्रधानमंत्री की कलम आई और बल्ले बल्ले हो गई कर्मचारियों की। कह रहे हैं अब तो न्यूनतम सैलरी 1 जनवरी 2026 को से भले एरियल लग के मिले लेकिन लागू होगा। सरकार ने कहा है तो लागू होगा। जो महंगाई को मुद्दा आप बनाते हैं और कई तरीकों की आरोप लगते हैं कि किसानों को आय का नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम कर्मचारी जो हैं उनको फायदा मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक परिवार में 5 लोग रख ले तो 5 वोटर के हिसाब से तो काफी मुश्किल पड़ेगी। क्या ये सही समय था 8वां वेतन आयोग की? इसमें आपको भी कुछ खामी नजर आ रही? पहले तो मैं ये समझ लूं। पुष्कर जी, सबसे पहले तो जो 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से की गई है कि जी उसका गठन किया जाए, तो जो कमीशन की रिकमेंडेशन होती है उसकी सारी सिफारिशों को सरकार माने, ये कोई बाध्यता नहीं होती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि फिटमेंट फैक्टर अगर 86। 2.28 से लेकर के 2.87 तक का एक रेंज रिकमेंडेड है, तो 2.87 में जो न्यूनतम सैलरी होगी वो 51,400 के आसपास की बात कही जा रही है लेबर जी और कर्मचारियों की। जी जी ये बात ठीक है कि कर्मचारियों के लिए जो रेगुलर पे कमीशन है वो आने चाहिए, और वो बात बधाई कर देता हूं मैं सरकार को कि उसे समय से लाना लाना चाहिए था, और लाई सरकार। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी कर्मचारियों की जो मूलभूत मांग है वो पुरानी पेंशन है दरअसल। और उस पुरानी पेंशन को इस सरकार ने किस तरह से उलझाया है, इसको हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे। पहले एनपीएस लाई, न्यू पेंशन स्कीम ले आई, और जो विधायक सांसद हैं उन्हें ओपीएस में रखा गया, यानी प्रधानमंत्री जी खुद उसमें रहे। कर्मचारियों के लिए एनपीएस ले आए और उसकी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी अच्छाइयां बताते रहे कि इसमें ये फायदा हो जाएगा, इसमें ये फायदा हो जाएगा, आपका पैसा यहाँ चला जाएगा। आज भी मैं आपको बता दूं कि एनपीएस के जो पैसे कर्मचारियों के कटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो मैं बहुत सारे कर्मचारियों को पर्सनली जानता हूं, क्योंकि मैं एमएलसी शिक्षा का चुनाव लड़ा था, तो वो सारे लोग सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। उनके अपने पैसे ये नहीं पता है कि किस फंड में गए हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में गए हैं, उनकी डिटेल उनके पास नहीं आती। तो वो जो खामी थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपीएस लेके आ गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई। तो भारतीय जनता पार्टी के पास शब्दों का तो जाल है, आकर्षक योजनाओं का तो जाल है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी खामियां अपने आप दिखने लगती। तो कर्मचारियों के लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उनकी जो मांग है वो पुरानी पेंशन है, जैसे सरकार बिल्कुल ही कह रही कि हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कभी सत्ता में आएंगे, अगर हमें कोई जिम्मेदारी सरकार देश की जनता देगी, तो हम तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, सबसे पहला काम ही करेंगे। और उसको लेकर के भी हम चुनाव में भी जाएंगे, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये चुनाव साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम कर्मचारियों के बीच में इससे भी जाएंगे। नहीं, उसके वो दूसरी आऊंगा, एक नेक्स्ट राउंड में पहलू जो आऊंगा। पुरस्कार जी। 2022 में आपने मुद्दा बनाया, ओपीएस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, आपने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, लेकिन जीते नहीं। लेकिन सीटें बहुत बड़ी थी, अब उसके फैक्टर केवल ओपीएस रहा, शायद इसीलिए यूपीएस लाना पड़ा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए। और दो दो उसको अगले राउंड में रखते हैं। 8th पे कमीशन के गठन को आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में मुझे उम्मीद थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा बनेगा। नहीं, निश्चित रूप से अगर आप किसी के भलाई की बात करते हैं, और दो चीजें हैं, एक से शॉर्ट टर्म फायदा होना है, एक से लॉन्ग टर्म फायदा होना है। तो जो लॉन्ग टर्म का फायदा उसको आप रोक दो, या उसको डायरेक्शन दूसरी तरफ करके उसका फायदा किसी और को देने की कोशिश करने लगो। वो कर्मचारियों के बीच में है, वो डिस्कशन में भी है। आप किसी कर्मचारी से बात करेंगे, उसको इस बात की खुशी होगी कि हमें 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, मिलेगा पैसा, लेकिन उसकी चीज ज्यादा होगी कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम में क्यों नहीं लाया जा रहा है। ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है जो पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं ला रही है हमें। पुष्कर जी, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जी जैसे आपने बताया कि कर्मचारियों की संख्या 50 लाख है और पेंशन भोगियों की तकरीबन 65 लाख है, तो ये कुल तो मिला के 1 मैं करोड़ के उत्तर आसपास हो प्रदेश का जाते भी हैं बता ये। देता हूं। 12 लाख हाँ, 12 लाख पेंशन के के, आसपास है उत्तर प्रदेश में। 12 लाख वो हैं और 8 साढ़े 8 लाख कर्मचारी हैं। हाँ, कर्मचारी हैं। तो जी वो जो आंकड़ा है, जो ये कर्मचारियों का आंकड़ा आप बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर कर्मचारी हैं, वो केंद्र सरकार के हैं चाहे प्रदेश सरकार के हैं। एक जो बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं तो उसका मुझे पता है, इस देश की लगभग लगभग 90% जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट के हाथों में है।
प्राइवेट रेगुलेट करता है। और जैसे आपने बताया कि इसमें लेवल 1 पर अगर कोई कर्मचारी है, उसकी भी न्यूनतम सैलरी 40,000 से लेकर के 51,400 रुपए के बीच में वेरी कर सकती है। आज मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के हैं, या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, चाहे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे हरपुर बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे केनाईटी सुल्तानपुर है, आपका बीआईटी झांसी है, इनके अंदर आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे 35,000 रुपए में सरकारी कॉलेज में नियुक्ति करते हैं, और वो भी 11 महीने की करते हैं, 35,000 रुपए में। आप समझिए इस बात को। नहीं तो तो ये जो 56 एक करवा बहुत ली बड़ा ना। गैप है अब तो जी। ऐसा है, जानकारी हम थोड़ी लेके बैठे, मुझे मालूम था एक तो आप आएंगे, और दूसरी बात कि 56,000 कर दी है, शायद कोर्ट के थ्रू वो जाके ले आए हैं, 56,000 हो गई है विश्वविद्यालयों में। नहीं गलत है, वो गलत। मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, 35,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, और एक दूसरी पोस्ट निकाले हैं ये, उसमें 57,700 रखे हैं। वो कौन लेकिन सी है एनआईटी सुल्तानपुर में 35,000 रुपए मिलता है। जिसमें दो तरह के निकालते हैं उसमें। एक फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट पे निकालते हैं, जिनकी तनख्वाह 35,000 होती है महीने की, और 11 महीने के लिए होता है। और एक जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, और मेरे ख्याल से 3 साल तक का करते हैं, उसमें अब 5 साल है, 5 साल, वो 5 साल है। होता है। मुझे कानपुर विश्वविद्यालय की मालूम है, इसलिए मैंने भी आपसे कहा कि अब वो 57,000 दे रहे हैं वो, मगर उसमें भी रोक रहे हैं, ये हकीकत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, धर्मेंद्र जी ने आपको बधाई भी दे दी और साथ में लंबी फेहरिस्त समझा दी। एक पहली बात, बहुत अच्छी बात है कि 8वां वेतन आयोग अपने समय से गठन की मंजूरी दे दी गई। अब उसके अध्यक्ष आएंगे, उसके सदस्य आएंगे, वो मतलब टेक्निकल काम है, होते रहेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम 2022 से आपके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इसी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बना रखा था, हर रैली, हर जगह, इसीलिए आप यूपीएस ले आए। 8वां वेतन आयोग ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें, पेंशन धारक ज्यादा हैं और कर्मचारी कम है, और शायद जो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई, उसकी जगह एनपीएस लाया गया कि बाजार के थ्रू पैसा जाएगा, फिर यूनिफाइड लाया गया। ये पेंशन वाले पे भी आप फंस रहे हैं क्या, या अब की इसका पूरा सोल्यूशन दे देंगे? देखिए पुष्कर भाई, जहां तक पेंशन की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, ये बार बार चर्चा होती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और देश ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि हम जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको तो देने नहीं जा रहे अभी, परंतु जो एनपीएस है, एनपीएस में क्या क्या अच्छाइयां हैं ये हम जनता के भी और कर्मचारियों के बीच में लेके गए, और एक बड़ी संख्या कर्मचारियों की उन्होंने इसको स्वीकार किया है। अब यूपीएस की जहां तक बात है, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि उसको अलग अलग तरीके से शब्दों के जाल में घेरते हैं। साहब, आपके पास ऑप्शन है, आप यूपीएस लीजिए, एनपीएस लीजिए, और ओपीएस की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये रूल किया है कि 2005 से पूर्व जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है, या 2005 के पूर्व नियुक्ति हो गई है, भले उनका भुगतान हो। कृष्ण मोहन जी, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताऊंगा। 4 जून को रिजल्ट आता है और 5 जुलाई 2024 को यह आदेश पारित कर दिया जाता है शासन से कि अब 2005 से पहले वाले नियुक्तियों पर अगर जिनका मतलब विज्ञापन अगर तब का निकला है तो उस हिसाब से दी जाएगी। ये आपको भी लग रहा था कि 240 पहुंचे हैं, तो शायद इसलिए मैं वो भी पूछ रहा हूं आपसे। मुझे लग रहा है कृष्ण मोहन जी के फोन पे उनको जरा फिर से बात की। मैं आता हूं कृष्ण मोहन जी, मैं आता हूं। मैं आकाश जिंदल जी के पास जाऊंगा। आकाश जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा थोड़ा उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की बात करते रहे हैं। मनमोहन सिंह के दौर से लेकर अभी तक
लेकिन अंतर्गत जो आते हैं। तो हमने एक बड़ी फेरिस्त आप पांडे जी, आप क्या, जरा मैं टेक्निकल ठीक करवा रहा हूं, मैं आकाश जी से सवाल का जवाब ले लूं फिर आपसे आता हूं, या अब नेटवर्क ठीक हो गया है आपका? हाँ हाँ ठीक। तो आकाश जी, ये सरकार ने काम तो कर दिया है, इसका सियासी फायदा भी होने जा रहा है। भले दिल्ली में, और ये अब कोई नहीं कह रहा है कि सरकारी नौकरियां ही नहीं इतनी निकल रही हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका इतना हुआ क्यों, और राजनीतिक दलों को डर किस बात का? अब वोटर इतने पहुंच चुके हैं, 1 करोड़ कुल है पेंशन धारकों सब मिला के, 5-5 परिवार रख लीजिए पूरे देश में। तो ये 8वां वेतन आयोग से अच्छा था कुछ यूनिफाइड तरीके का लाया जाता, जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो कुछ लागू ही नहीं है कि मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए। ये बात मैंने पॉलिटिकल लोगों से इसलिए नहीं पूछी कि आप प्रोग्रेसिव टाइप का एक आंसर देंगे जो सरकार के लिए भी ठीक हो और आगे आने वाले समय में जो प्राइवेट में नौकरियों को बढ़ावा मिल रहा है उनको फायदा हो। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, इतना खूबसूरत सवाल आपने पूछा। कल से इस चीज पे मैं बहुत शोध कर रहा हूं, बट एक ऑफ बीट ऑफ बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा जो मुझे जवाब देने में बहुत आसानी देगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ आपने जो कंपैरिजन की बात की है, अभी हुआ क्या है मेरे मित्र, मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया गया है बहुत सही कदम है। क्यों? क्योंकि आज सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सा टैलेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं पैकेजेस किस तरह के आ रहे हैं, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख। कई युवक आपको दिख जाएंगे 30-32 साल की उम्र में, दैट आई एम ड्राइंग अ पैकेज ऑफ 1 CR 1.25 CR। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से टैलेंट उधर जा रहा था।